किडनी फेलियर पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे ही पेशेंट अपना डाइट को कम करना शुरू करता है तो मसल्स मास खत्म होना शुरू। फ्रूट्स के अंदर हमें कुछ फ्रूट्स को छोड़ना होता है, बाकी सारे के सारे फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर की दिक्कत कॉमन सी होती है। जैसे जैसे किडनी खराब होती चली जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में। ये किडनी फेलियर पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट को समझना चाहिए कि उसकी किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर डाइट का पार्ट जो होता है वो 50% होता है। अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेता है, सही तरीके से डाइट लेता है, तो अपनी बॉडी के अंदर किडनी की फॉर्मेशन को बहुत आराम से वो कंट्रोल कर सकता है। अगर किडनी की फॉर्मेशन कंट्रोल में आ जाती है तो वो किडनी के जो लेवल्स हैं आपकी रिपोर्ट में आ रहे हैं वो भी कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या खाने से उसकी बॉडी में किडनी बढ़ेगा, क्या खाने से उसकी बॉडी में यूरिया बढ़ेगा, क्या खाने से उसकी बॉडी में पोटेशियम बढ़ेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किडनी के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट इसी चीज से डरते हैं। किडनी को समझने की कोशिश करो कि किडनी बनता कहाँ पर है और कैसे बनता है। हम जो भी खाते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है, हमारी मसल्स में जाता है और वहां पर जाके कन्वर्ट हो जाता है किडनी के अंदर। तो अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कई गुना ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक कर रहा होगा तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर किडनी की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। जब आपकी बॉडी में किडनी की फॉर्मेशन बढ़ेगी तो आपकी केएफटी रिपोर्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आपने प्रोटीन फ्री डाइट पे लेना है या फिर आपने लेस प्रोटीन डाइट पे रहना होता है। अब आपके लिए कौन सी डाइट सही है, प्रोटीन फ्री डाइट या प्रोटीन लेस डाइट, वो एक टॉपिक जरूर होता है, वो एक डॉक्टर का डिसीजन होता है। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके बॉडी में प्रोटीन लॉस के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। अगर हम डाइट के अंदर एग, फिश, चिकन, मटन, पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हैं, दूध की बनी हुई आइटम ज्यादा लेते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर किडनी की फॉर्मेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक ना करें। अब सोचने वाली ये बात है कि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, हमारी नेल्स हो, हमारे हेयर्स हो, हमारी आईज हो, हमारे अमीनो एसिड्स हो, सब कुछ तो प्रोटीन का बना हुआ है। और डॉक्टर साहब यहाँ पे प्रोटीन ना लेने के लिए कह रहे हैं, तो हमारी बॉडी कैसे सर्वाइव करेगी। ये क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन हर किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में जरूर आना चाहिए। इसलिए हम साइंस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जब हम डाइट में से प्रोटीन को निकालते हैं तो वहां पर अच्छी तरह रिप्लेस करते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि बॉडी के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं तो वो बॉडी के हिसाब से, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी में अननेसेसरी किडनी की फॉर्मेशन नहीं होती और फायदा क्या होता है कि पेशेंट के जो लेवल्स है वो कंट्रोल में रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डाइट के अंदर वीट, राइस, जो जिसे हम बार्ले भी कहते हैं, ऐसी चीजों को हम बढ़ाएंगे जिससे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक प्रॉपर तरीके से होता रहे, बॉडी से प्रोटीन में कन्वर्ट करते रहे और बॉडी में किसी भी टाइप की प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना देखने को मिले। क्योंकि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होनी शुरू हो जाती है, मान लो एक पेशेंट इस तरह की डाइट पर रहता है जहां पर उसको घिया, तोरी, टिंडा खाना पड़ता है, तो शुरुआत में लेवल किडनी के बहुत अच्छे डाउन होते हैं। क्योंकि घिया, तोरी, टिंडा जब आप खाओगे तो क्या होगा, कुछ दिन तो आपको अच्छा लगेगा, मगर उसके बाद आप अपना खाना कम कर दोगे क्योंकि आपको टेस्ट नहीं आ रहा। जैसे ही पेशेंट अपना डाइट को कम करना शुरू करता है तो मसल्स मास खत्म होना शुरू होता है, मसल्स खत्म होनी शुरू होती है, वेट डाउन होना शुरू हो जाता है। अब मसल्स में ही तो बनता है किडनी, अब मसल्स ही नहीं रहेंगे तो किडनी कहाँ से बनेगा। तो ये आपके लेवल्स को जरूर डाउन कर देता है, मगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी तैयार कर देता है प्रोटीन की। अब प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी अगर बॉडी में तैयार होनी शुरू होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स आने भी शुरू होते हैं। क्या आना शुरू होते हैं, पहला तो कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है वो कम हो जाता है। उसका नुकसान क्या होता है कि ब्लड पतला हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड निकलकर आपकी लेग्स के आसपास भरना शुरू हो जाता है, तो लेग के आसपास आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि बॉडी के पास अब प्रोटीन कम है, तो प्रोटीन कम होने की वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारा ब्लड है, वो भी नहीं बन पाता, जिससे वजह से हमारी बॉडी में खून की कमी देखने को मिलती है। तो हमने अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइट को रिप्लेस करना है कार्बोहाइड्रेट से। अगर आप खाना कम कर रहे हैं, बिल्कुल खाना बंद कर देंगे, तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान होगा ही होगा। आपके किडनी लेवल जरूर डाउन हो सकते हैं, मगर उससे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो हमें किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर वेट को मेंटेन करना होता है। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग में आए हो, आपका वेट 55 kg है, तो वो 55 ही रहना चाहिए। वो 54, 53 हर महीने 1 किलो 2 किलो डाउन नहीं होना चाहिए, ना ही वो बढ़ना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए।
तो अब चलते हैं यूरिया के ऊपर और देखते हैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिया को समझने की कोशिश करते हैं कि यूरिया बनता कहाँ पे है। तो यूरिया बनता है हमारे लीवर में। हम जो भी खाते हैं वो हमारे लीवर में जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, और जैसे ही वहां पर डाइजेस्ट होता है तो उस प्रोसेस के अंदर जहां पर उसको डाइजेस्ट किया जा रहा होता है उस प्रोसेस के अंदर बनता है यूरिया। तो जब तक हम खाना खा रहे हैं तब तक यूरिया बनता ही रहेगा। अब सवाल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि क्या हम यूरिया को कंट्रोल कर सकते हैं खाने पीने को कंट्रोल करके? तो कुछ हद तक इसका आंसर नहीं में आता है, क्योंकि हम जो मर्जी कर लें, हम जो मर्जी अपनी डाइट के अंदर बदलाव करें, यूरिया की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होती रहेगी जब तक हमारा लीवर काम करता रहेगा। तो यूरिया को हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते अपने खाने पीने से। मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करेगा तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा काम करने की वजह से ज्यादा यूरिया भी रिलीज होता है। इस वजह से हमने जब प्रोटीन डाइट को कंट्रोल करते हैं तो हमें क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों की ही लेवल्स में हमें फर्क देखने को मिलता है। अब चलते हैं यूरिया के ऊपर। यूरिया जो होता है वो हमारा लीवर बनाता है। जब हम कुछ भी खाते हैं हमारे लीवर में जाता है, वहां पर वो डाइजेशन में जाता है, तो वहां पर लीवर यूरिया को जनरेट कर रहा होता है। ये हमारे एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम कुछ भी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो भी यूरिया बनेगा, हम अगर प्रोटीन खाएंगे तो भी आपका यूरिया बनेगा। तो हम यूरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने खाने पीने में बदलाव करके। तो इस पर हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। यूरिया को अगर बॉडी में कंट्रोल करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना, क्योंकि किडनी ही इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल सकती है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अगर अपनी यूरिया को कंट्रोल करना है तो अपनी किडनी की फंक्शन को बढ़ाने पे उसका ध्यान देना चाहिए। इसे कैसे बढ़ाया जाता है इसको हम इस वीडियो के एंड में कवर करेंगे। अब चलते हैं सबसे खतरनाक चीज। एक चीज है क्रिएटिनिन, जैसे पेशेंट सबसे खतरनाक मानते हैं, और एक चीज है पोटेशियम, जिसे डॉक्टर्स बहुत खतरनाक मानते हैं। क्यों मानते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। पोटेशियम जो होता है हमारी मसल्स को ताकत देता है। अगर वो सही अमाउंट में बॉडी के अंदर है तो मसल्स को ताकत दे रहा है, मगर अगर इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये हमारी मसल्स को थकाना शुरू कर देता है, फटीग पैदा करना शुरू करता है। अब जो हमारा हार्ट है, जो हम पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, वो भी बना है मसल्स का। उसे हर सेकंड बीट करना पड़ता है। अगर आपकी हार्ट की मसल्स वीक होनी शुरू हो जाए, थकना शुरू कर दे, तो क्या होगा? आपको पैल्पेशंस होनी शुरू हो जाएगी, आपकी हार्ट की जो रिदम है वो बदल जाएगी, आपकी जो हार्ट बीट है वो अरिथमिक हो जाएगी। और अगर इसका लेवल, पोटेशियम का लेवल 7 को क्रॉस कर जाता है तो पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पर डायलिसिस भी करवाना पड़ता है, चाहे आपका लेवल 1 क्यों ना हो, 2 क्यों ना हो, 3 क्यों ना हो। अगर पोटेशियम बॉडी में ज्यादा है दैट मीन्स आपको डायलिसिस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको बॉडी से नहीं निकाला, नहीं कंट्रोल किया, तो पेशेंट को हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसी वजह से पोटेशियम की अमाउंट को बॉडी में कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये जो पोटेशियम है ये हमारे हर खाने पीने की चीज से आता है, चाहे हम फ्रूट्स खाएं, चाहे हम वेजिटेबल्स खाएं, चाहे हम चपाती खाएं, चाहे हम राइस खाएं, तो हर चीज से हमारी बॉडी में आएगा। तो हमें इसे कंट्रोल करना है तो हमें उन चीजों को सिलेक्ट करना पड़ता है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो। तो हमने क्या करना है, हमने कैटेगराइज करना है हर खाने पीने की आइटम को हाई पोटेशियम में और लो पोटेशियम में। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले सब्जियों से। तो आप एक छोटा सा रूल हमेशा अपने माइंड में रखिए कि कोई भी सब्जी जो जमीन के नीचे लगती है, जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, जीवगन, कचालू, शलगम, ये सारी की सारी सब्जियों के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसी वजह से इन सब्जियों को हम नहीं खाएंगे, सिवाय 3 एक्सेप्शंस के, गाजर, मूली और प्याज। ये 3 सब्जियां ऐसी हैं जो जमीन के नीचे तो लगती हैं मगर इससे पोटेशियम नहीं बढ़ता, तो हम इसको इंटेक कर सकते हैं। इसी तरह से पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, ये जो जितनी भी सब्जियां होती हैं ये इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट को इन सब्जियों को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि आप इन सब्जियों का सेवन ना करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर साहब ये सब्जियां नहीं खानी तो कौन सी सब्जियां हम खा सकते हैं? तो एक छोटा सा रूल हमेशा याद रखना है, जो भी सब्जी फल की तरह लगती है बेल पे, पौधे पे, उसको आप खा सकते हो। चाहे घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला, टमाटर, बैगन, भिंडी, कोई भी सब्जी फल की तरह लग रही है आप खाओ उसको, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है। इसमें एक सब्जी और होती है फूल गोभी, वो आप खा सकते हो, मगर ब्रोकली या फिर कैबेज आप नहीं खा सकते। इस चीज का आपको छोटा सा ध्यान रखना होता है। अब चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स के अंदर हमें कुछ फ्रूट्स को छोड़ना होता है, बाकी सारे के सारे फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। जो फ्रूट्स पोटेशियम में रिच होते हैं वो है कीवी, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, केला, कोकोनट वाटर। अगर हम इन फ्रूट्स को छोड़ देते हैं बाकी सारे फ्रूट्स हम खा सकते हैं, मगर एक छोटा सा ध्यान हमने और रखना होता है कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे संतरा, मौसमी, कीनू, आम, अंगूर, क्योंकि खट्टेपन होने की वजह से ये जो खटास होती है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से बॉडी का ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक होना शुरू होता है, जिसकी वजह से और डैमेज होता है। तो हम फ्रूट्स के अंदर केला, कीवी, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, कोकोनट वाटर को छोड़ेंगे। साथ में हम सारे खट्टे फल, संतरा, मौसमी, कीनू, आम,
अंगूर को अवॉइड करेंगे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन फ्रूट्स की वजह से ना आए। अब जो आपके पास फ्रूट्स बच गए हैं वो सारे के सारे आप खा सकते हैं, चाहे वो आपका पपीता हो, चाहे वो पाइनएप्पल हो, चाहे वो चीकू हो, चाहे वो आपका पियर हो, चाहे वो आपका कोई और फ्रूट हो जो आप पसंद करते हो, स्ट्रॉबेरी हो, वो भी आप ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी डाइट के अंदर बदलाव करना है। जो हाई पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनको पूरी तरह से अवॉइड करना है। जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है उनको हम इंटेक कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा रास्ता और बताता हूँ जो मोर साइंटिफिक है। आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल खाना चाहते हैं और आप उसके अंदर पोटेशियम की अमाउंट को देखना चाहते हैं, तो आपने छोटा सा काम करना होता है। सपोज करो आप देखना चाहते हो कि कैबेज के अंदर कितना पोटेशियम है, तो आप उसको गूगल पे सर्च करोगे कैबेज पोटेशियम कंटेंट। अगर किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल की पोटेशियम की अमाउंट 150 मिलीग्राम पर केजी के अमाउंट से ज्यादा आ रही है, तो वो हाई इन पोटेशियम होता है, उसे हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। तो ये छोटा सा रूल है, छोटा सा टूल है गूगल, उसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी सब्जी, किसी भी फ्रूट की पोटेशियम कंटेंट को जानने के लिए। तो आपको काफी कुछ पता लग गया, आपको आइडिया मैंने दे दिया किस तरह से हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल को सिलेक्ट करना है, किस तरह से हम उसे गूगल पर सर्च कर भी देख सकते हैं कि वो क्या किडनी फेलियर का पेशेंट खा सकता है या नहीं खा सकता। अगर कोई भी वैल्यू 150 के आसपास भी आ रही है तो भी आप उसको ले सकते हैं, मगर अगर वो 200 को क्रॉस कर रही है तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस चीज का आप हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं सीरियल्स के ऊपर, यानी अन्न के ऊपर, कि कौन सा अन्न एक किडनी फेलियर का पेशेंट खा सकता है, कौन सा अन्न नहीं खा सकता। तो अन्नों के बारे में बात करें तो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है जौ। अब जौ का बना हुआ आटा इस्तेमाल करो, जौ का बना हुआ दलिया इस्तेमाल करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्हीट नहीं ले सकते, आटा नहीं खा सकते, या फिर हम राइस नहीं खा सकते। एक किडनी फेलियर का पेशेंट व्हीट भी खा सकता है, राइस भी खा सकता है, मगर अगर हमारे पास ऑप्शन है जौ का, बारले का, तो हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब व्हीट की बनी हुई आप कोई भी आइटम खा सकते हैं, चाहे वो आपका ब्रेड हो, चाहे वो आपके बिस्किट्स हो, चाहे वो आपका उपमा हो, चाहे वो आपका दलिया हो, चाहे वो आपकी सूजी हो। कोई भी आइटम जो व्हीट से बन रही है वो एक किडनी फेलियर का पेशेंट बहुत आराम से ले सकता है। इसी तरह से राइस भी एक किडनी फेलियर का पेशेंट कंज्यूम कर सकता है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, सिर्फ उस केस के अंदर हमें थोड़ा सा राइस से बच के रहना पड़ता है। अगर पेशेंट की शुगर लेवल कंट्रोल है तो वो राइस को ले सकता है, जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है वो भी राइस को ले सकते हैं। अब राइस को आप राइस की तरह लीजिए, चाहे आप उसको पोहा फॉर्म में लीजिए, चाहे आप उसे मुरमुरे फॉर्म में लीजिए। अब तीनों फॉर्म आप यूज कर सकते हैं राइस की अपनी डाइट के अंदर। अब चलते हैं नमक के ऊपर और देखते हैं कौन सा नमक एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल रहता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर की दिक्कत कॉमन सी होती है। जैसे जैसे किडनी खराब होती चली जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में नमक हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर नमक हम पूरा बंद करेंगे तो खाना हमें गैस ज्यादा बनाएगा, हमें दिक्कत ज्यादा करेगा। और अगर नमक लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हमें एक बीच का बैलेंस बनाना होता है, जहां पर हम नमक भी लें और हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़े। इसी वजह से जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं किडनी फेलियर के, उनको एडवाइस किया जाता है कि आपने हिमालयन सॉल्ट, जिसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है, जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है, उसका यूज करना है। और एक टाइम के खाने के अंदर चुटकी भर नमक का यूज करना है। ये जो पहाड़ी नमक होता है, हिमालयन सॉल्ट होता है, ये पहाड़ों से निकलता है। ये एक नेचुरल फॉर्म में सॉल्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स इसके साथ में एडिड होते हैं। और इसकी जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जो कैपेबिलिटी है वो नॉर्मल सी सॉल्ट, जो हम नॉर्मल खाते हैं, टेबल सॉल्ट जो खाते हैं, उससे कम होती है। इसी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर कि आप सी सॉल्ट की जगह सेंधा नमक यूज कीजिए और एक टाइम के खाने में चुटकी भर नमक इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी ना बढ़े और आपको किसी भी टाइप की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हमारी डाइट के अंदर पानी की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर पानी पीते हैं तो दिक्कत होती है, पानी नहीं पीते तो दिक्कत होती है। एक किडनी फेलियर का पेशेंट अगर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार से ज्यादा पानी पीता है तो वो पानी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि किडनी से बाहर नहीं निकाल पाएगी। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट, वही किडनी फेलियर का पेशेंट पानी कम पिएगा तो यूरिन फॉर्मेशन कम होगी, यूरिन नहीं बनेगा तो क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर नहीं जाएगा और आपके लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को समझना पड़ता है कि उसने कितना पानी पीना है और कितना पानी नहीं पीना। अक्सर एक किडनी फेलियर पेशेंट को बताया जाता है कि आपने 1 लीटर पानी पीना है, 1.5 लीटर पानी पीना है। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि हमारे जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई टीचर होता है जिसे पूरे दिन बोलना पड़ता है तो उसके पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। कोई इंसान आपका रेगिस्तान में रह रहा है, राजस्थान में रह रहा है, तो वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है।
कोई पेशेंट आपका रह रहा है शिमला में जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट कम है। तो अगर हम 1 1.5 लीटर का पानी सेट करते हैं कि हमने किडनी फेलियर पेशेंट को देना है, वो शिमला वाले पेशेंट को देंगे तो उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, और यही 1.5 लीटर राजस्थान के पेशेंट को देंगे तो उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो हमने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझना होता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या क्लाइमेट चल रहा है, क्या हम काम करते हैं, कितने हमें पसीने आते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होगी पानी की। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे होंठ, हमारी टंग, हमारा गला, ये हमारी बॉडी में सेंसर लगे हुए हैं जो भगवान ने लगा रखे हैं, जो हमें बताते हैं कि बॉडी में पानी की क्या लेवल्स हैं। अगर आपके होंठ सूख रहे हैं, जुबान सूख रही है, गला सूख रहा है, दैट मीन्स पानी की कमी है शरीर के अंदर। तो आपने पानी पीना है, मगर कितनी अमाउंट में पीना है। आप एक टाइम में पानी लेंगे आधा कप पानी पीने के बाद अगर आपकी प्यास बुझ जाती है तो आप आगे पानी नहीं पिएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा से प्यास लग रही है तो फिर से आप आधा कप पानी दोबारा से ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेने से फायदा ये होता है कि बॉडी के अंदर पानी की एक्यूमुलेशन नहीं होती और बॉडी के पास इतना पानी आ रहा होता है कि वो सही तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन कर सके और क्रिएटिनिन को यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर कर सके। तो ना बॉडी में पानी की इकट्ठा ज्यादा होगा, ना बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी। दोनों का हमें फायदा मिल जाता है अगर हम सही तरीके से पानी पीना और बॉडी के अंदर पानी के लेवल को मेंटेन करना सीख जाते हैं। अब चलते हैं मसालों के ऊपर कि कौन से मसाले किडनी फेलियर का पेशेंट खा सकता है, कौन से मसाले नहीं खा सकता है। तो अगर मसालों के बारे में बात करें तो जितनी भी मिर्च होती है, लाल मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, काली मिर्च हो गई, ये वो मसाले हैं जिसे किडनी फेलियर पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और जितने भी तीखे मसाले होते हैं ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इसी वजह से किडनी फेलियर के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको मिर्चों से बचने के लिए कहा जाता है। इसकी जगह हम उसे रिप्लेस करते हैं उन मसालों से जो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, जैसे आपका कड़ी पत्ता है, जैसे आपका हल्दी है, जैसे आपका जीरा है। ये वो मसाले हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं। जब आप इनका सेवन करते हैं आप टेस्ट के लिए कर रहे हैं, मगर ये आपकी बॉडी के मतलब के मेडिसिन की तरह काम करते हैं। आप इन्हें टेस्ट के लिए यूज करेंगे मगर ये बॉडी के अंदर जाकर मेडिसिन की तरह वर्क करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होती है उन्हें सबसाइड करने के अंदर कड़ी पत्ता हो गया, हल्दी हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, ये हेल्प करता है। तो हम क्या करेंगे, मिर्चों को निकालेंगे, उसकी जगह बाकी जो मसाले हैं जो तीखे कम होते हैं, जो फ्लेवर ज्यादा देते हैं, उनका प्रयोग करेंगे, जिससे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की जो इन्फ्लेमेशन है वो प्रमोट ना हो, आगे ना बढ़े। तो हमने इस चीज का छोटा सा ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको थोड़ी सी रेसिपीज दूंगा, अगर आप उन रेसिपीज को अपने डाइट में इंक्लूड कर लोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने बात की कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक पेशेंट जब इन चीजों को सुन लेता है, समझ लेता है, अगला जो उसके माइंड में चीजें आ रही होती है कि कौन सी आइटम आप वो खाए, कौन सी आइटम नहीं खाए। मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं, लंच में क्या खा सकते हैं, डिनर में क्या खा सकते हैं, इसको आप अपने लाइफ में अपने आप इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा। तो ब्रेकफास्ट के अंदर एक किडनी फेलियर का पेशेंट उपमा, पोहा, दलिया, ओट्स, ब्रेड, साबूदाना, सूजी चीला खा सकता है। इसी तरह ओट्स की बनी हुई रोटी खा सकते हैं, ओट्स की रोटी की ओट के आटे की बनी हुई पराठे भी खा सकता है। अब चलते हैं हम डिनर और लंच की तरफ, क्योंकि लंच और डिनर हम तकरीबन सेम करते हैं, जिसके अंदर चपाती होती है, सब्जी होती है। तो सब्जियां जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने खानी है। जो भी सब्जी फल की तरह लगती है, बेल पे, पौधे पे, वो आप ले सकते हैं। साथ में आपने चपाती लेनी है। चपाती कौन सी लेनी है, जौ का आटा हमें प्रेफर करना है। जौ का आटा अगर आपको नहीं मिल रहा तो हमने नॉर्मल आटा यूज करना है, गेहूं का आटा इस्तेमाल करना है और उसका प्रयोग करना है। अब एक किडनी फेलियर का पेशेंट इसमें पराठे भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि पराठे के अंदर क्या होता है कि सब्जी पराठे के अंदर होती है, रोटी के अंदर होती है, और वहीं पर अगर हम रोटी सब्जी खाते हैं तो सब्जी उसके आटे के बाहर होती है। जरा सा डिफरेंस होता है, इसी वजह से एक किडनी फेलियर का पेशेंट पराठों का यूज कर सकता है। मगर पराठे जब हम बनाते हैं गाजर, मूली, प्याज के, तो हमें छोटा सा ध्यान क्या रखना होता है, जब हम उनको चॉप कर लें पराठों के साथ हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि जिस भी सब्जी का हम पराठा बनवा रहे हैं, चाहे वो गाजर, मूली, प्याज का है, हमने उसे कद्दूकस करवाना है। थोड़ा टाइम उस सब्जी को, चॉप की हुई सब्जी को पानी में रखना है, पानी से निकालना है, फिर पराठे बनाने हैं। इससे क्या होता है कि उन सब्जियों के अंदर जो पोटेशियम था वो निकल जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की अमाउंट कंट्रोल जाएगी, आपको टेस्ट भी पूरा आ जाएगा, आपकी बॉडी को पूरी ताकत भी मिल जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की अमाउंट भी आराम से कंट्रोल में बनी रहेगी। तो इसका यूज कर सकते हैं। इसी जगह पर आप चपाती की जगह आप राइस का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है, अगर आपको शुगर कंट्रोल में है, तो आप राइस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी लंच एंड डिनर की, मगर फ्रूट्स हमें कितनी अमाउंट में लेने हैं इसको जानना भी आपको पता होना चाहिए। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट एक दिन के अंदर 1 कप ऑफ फ्रूट, 1 कप ऑफ फ्रूट खा सकता है। अब इस 1 कप के अंदर आप पपीता डालिए, पाइनएप्पल डालिए, एप्पल डालिए, पीयर डालिए, चीकू डालिए, जो आपका मन है, जो आपको टेस्ट देता है, आप उस
फूड का यूज कर सकते हैं। अगर आप सैलेड खाना चाहते हैं तो सैलेड भी इसी फूड की कैटेगरी में काउंट होगा। यानी अगर आप खीरा खाना चाहते हैं, गाजर खाना चाहते हैं, मूली खाना चाहते हैं, वो भी 1 कप के अंदर जो भी आज है आपने वो कंज्यूम करना है। दोनों को अलग अलग नहीं लेना, दोनों को एक ही कप के अंदर काउंट करना है। यानी 1 कप ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड आप पूरे दिन भर के अंदर आराम से ले सकते हैं। अब अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि मैं चाय पी सकता हूँ या नहीं पी सकता। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं हम उनको एडवाइस करते हैं कि चाय से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको एडिक्शन है, तो आधा कप सुबह आधा कप शाम लीजिए। इससे ज्यादा चाय का कंजम्पशन ना कीजिए, क्योंकि एक तो वो फ्लूइड है, लिक्विड है, बॉडी में जाकर एक्यूमुलेट होगा। दूसरी चीज, ये चाय जो होती है वो बॉडी में जाके क्या करेगी क्या नहीं करेगी हमें नहीं पता। तो इसी वजह से थोड़ा सा हमें चाय से बचना चाहिए। आधा कप सुबह लेंगे, आधा कप शाम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी छोटी सी डाइट की क्लास आपकी। आप इन चीजों को ध्यान रखिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो डाइट से रिलेटेड, या आप मुझसे मिलना चाहते हो, हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे जाकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप जब चलने के आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।